फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज से हम लोग संपूर्ण सामान्य हिंदी को बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। यकीन मानिए, इन सारे वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा जीवन में सामान्य हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें मैं संपूर्ण हिंदी पढ़ाऊंगा, या हिंदी साहित्य हो, वर्णमाला हो, हिंदी व्याकरण हो, सब कुछ है ना। इसके अलावा दोबारा आपको जीवन में सामान्य हिंदी पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम देखते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास। ठीक है, इसमें हम संपूर्ण तरीके से सब कुछ देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण सामान्य हिंदी की तैयारी की जिम्मेवारी आप हमें सौंप दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास। ठीक है, तो इससे पहला पॉइंट है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है वाणी या अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। ठीक है, किसका अर्थ? तो भाष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। एक बार याद रखिएगा, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, सार्थक कहने का मतलब क्या? जिसका अर्थ स्पष्ट निकले। ठीक है, उसी को बोलते हैं सार्थक। आप समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। रेलगाड़ी पटना से दिल्ली जाएगी। इसमें वाक्य पूर्णतः स्पष्ट है कि जो रेलगाड़ी है वह पटना से दिल्ली जाएगी। ठीक है, कंफर्म है। इसी को बोलते हैं सार्थक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। वो एग्जाम्पल में समझिए, भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा और अवधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। भारत में कुल मिलाकर 15 विकसित भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, अभी समझेंगे राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, भाषा से संबंधित सब कुछ ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, जो संस्कृत है वो भारत की सबसे प्राचीन, ठीक है, और सबसे पुरानी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को जगत जननी भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए संस्कृत को देववाणी भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत तरह से संस्कृत को जाना जाता है उपनाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए कि आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा मेरी वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। आप समझिए, हिंदी जो भाषा है का विकास जो हुआ है वह संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यानी कि उत्तराधिकारी भाषा है उसका। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर हिंदी का विकसित हुआ है, यानी कि विकास हुआ है संस्कृत के स्थान पर, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तराधिकारिणी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का सबसे पुराना रूप संस्कृत ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। जो भाषा का सबसे पुराना रूप है वो संस्कृत है, और वह कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद के संहिता में पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस संस्कृत का प्रयोग अगर साहित्य में हो जाता है तो उसे हम लौकिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं आगे और देखिए यहाँ से। लौकिक भाषा जिसे संस्कृत को बोलते हैं, इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा में? लौकिक भाषा में। यानी लौकिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। अब समझिए, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहते हैं। पाली को ही सबसे पुरानी प्राकृत भाषा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषाएं प्रकृति भाषाएं और आधुनिक भाषाएं के बीच कड़ी का काम करती है। जो अपभ्रंश भाषाएं हैं वो प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषा के बीच कड़ी का काम करती है। ठीक है, यानी कि मिलाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा के योग से हुआ है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात है, समझिए यहाँ से। जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत
प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा के योग से हुआ है। संस्कृत से, प्राकृत भाषा से और अपभ्रंश की भाषा के योग से हुआ है हिंदी भाषा का उत्पत्ति और उसका विकास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं अच्छे से, देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश यानी कि पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। देखिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से ली गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा सौर श्रेणी अपभ्रंश, इसी को बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। सौर श्रेणी अपभ्रंश को ही पश्चिमी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह सब संस्कृत भाषा के नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह जो भाषा है या शब्द है वह संस्कृत भाषा का नहीं है बल्कि फारसी भाषा का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, बहुत टफ एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी तक इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको प्रत्येक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ा दूंगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित। उसके बाद दोबारा आपको कोई वीडियो आवश्यकता की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ पर इसका निर्माण नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया था। अब समझिए, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो उत्तर भारत में हुआ था, पर इसका जो नामकरण हुआ था वो किसने किया था, तो ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने किया था हिंदी भाषा का, है ना, नामकरण। ठीक है, चलिए ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानियन की जो प्राचीनतम धर्म पुस्तक है जिसका नाम है अवेस्ता, इसमें हिंदी और हिंदू शब्द मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसमें, तो अवेस्ता में, जो कि ईरानियनों की धर्म पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं। अकबर के दरबारी कवि रहीम को प्रथम हिंदी कवि कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। जो अकबर के दरबारी थे कवि रहीम को प्रथम हिंदी कवि कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है, याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व की जो भाषा है उसमें हिंदी का स्थान तीसरा आता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हिंदी निभा रहा है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। ठीक है, चलिए अब राजभाषा समझेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा होता क्या है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे सब कुछ। चलिए इसीलिए बने रहिए और स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, यहाँ से कहें तो मूलभूत संरचना यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेखित है। आपको एक बार याद कर लीजिए, जो हिंदी भाषा का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 17 में, 8वीं अनुसूची में और अनुच्छेद जो है इसका 343 से 351 के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो इसका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, आइए चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को। अब देखते हैं यहाँ से हिंदी के विकास का क्रम क्या है, यानी हिंदी का जो विकास हुआ वह किस किस भाषा से हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। हम जानते हैं ना, जगत जननी भाषा है ना, मूल भाषा संस्कृत को ही मानी जाती है। उसके बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ, फिर पाली से प्राकृत का निर्माण हुआ, फिर अपभ्रंश आए और उसके बाद अवभट, इसी को बोलते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश भी बोलते हैं। अवभट को ही सौर श्रेणी अपभ्रंश भी बोला जाता है और उसी से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको हई सीक्वेंस याद रखना है कि हिंदी भाषा का विकास का एक क्रम है। ठीक है, ऐसे ऐसे हिंदी भाषा का विकास हुआ था। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां क्या क्या की है। ठीक है, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, अब हम उनको देखेंगे। चलिए, इससे पहला है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती और मराठी। एक लिख लीजिए आप लोग, एक मराठी, आप याद कीजिएगा। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद पंजाबी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए यहाँ से। देखिए अब उसके बाद है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक है। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, अभी हम देखे थे पीछे, तथा नागरी देवनागरी लिपि का ही प्राचीन नाम है। ये भी याद रखिएगा, जो नागरी है वह देवनागरी लिपि का ही प्राचीन नाम है। हम देवनागरी लिपि को प्राचीन में नागरी लिपि के नाम से भी जानते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब उसका देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि लिखी कैसे जाती है। तो देखिए देवनागरी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? तो बाईं से दाईं की ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। आगे इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरोरेखा भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है किससे होती है? एक क्षैतिज रेखा से होती है, इसे शिरोरेखा ही बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा राम, राम लिखा, अगर यहाँ पे एक लाइनिंग पार्ट दिया ना तो इसी को बोलते हैं शिरोरेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही क्षैतिज रेखा, इसी को बोलते हैं शिरोरेखा। आई होप आप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, ठीक है, समझते हैं। चलिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो गुजरात के एक नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है देवनागरी लिपि का उल्लेख। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं और क्वेश्चंस को। देवनागरी लिपि का विकास का क्रम क्या है, यानी देवनागरी लिपि का विकास किस किस लिपि से हुआ है, समझते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि आई, उसके बाद कुटिल लिपि आई, उसके बाद नागरी लिपि आई, और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये था देवनागरी लिपि के विकास का क्रम। एक क्रम भी पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से, चलिए उसके समझते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ से, अब देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बारे में समझते हैं यहाँ से। देखिए ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, ठीक है। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, एक लिखी जाती है तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। ये कौन सी लिपि है? तो मात्रात्मक लिपि है, और यह व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब समझते हैं संविधान में हिंदी का योगदान क्या है ना, उसका उल्लेख कहाँ पे है, चलिए समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ से, हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, ठीक है। कब किया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और यहाँ क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, अब देखते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब हुआ था, चलिए उसे देखते हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में आयोजित हुआ था। यह की था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 10 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ समझते हैं 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे शुरू में कब विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो आपको बोलना पड़ेगा 10 जनवरी 2006 से, है ना, पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। इससे पहले विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ से भाषा परिवार के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो भारत में 2 प्रकार की भाषा परिवार है, एक पहला है भारतीयोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार। भारतीयोपीय परिवार में इसको बोलने वाले की संख्या है 73%, जबकि द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वाले की संख्या कितनी है? 23%, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कौन कौन से परिवार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से उसके देखते हैं भारतीय परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ समझिए, इनमें भारत और यूरोप के प्रचलित भाषाओं का समावेश है। इसमें भारत भी है और यूरोप भी है, ये भी याद रखिएगा, भारत प्लस यूरोप, इसीलिए इसको बोलते हैं भारतीय, ठीक है। इसके अंतर्गत हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच,
अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि भाषा शामिल है। ये भी याद रखिएगा। ये सब पूछा गया है एग्जाम में कि आपको ऑप्शन दे देगा और बोल देगा निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय परिवार का एक हिस्सा है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा भाषा किस परिवार का हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका देखते हैं द्रविड़ परिवार, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, चलिए समझते हैं। दक्षिण भारत की प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। जो द्रविड़ परिवार है इसमें दक्षिण भारत की प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम, तेलुगु आदि भाषा शामिल है। किसके अंतर्गत? तो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब समझते हैं राजभाषा आयोग, ठीक है, इसके बारे में। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344A में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में निम्नलिखित में विषयों पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कब किया गया? तो 7 जून 1955 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो श्री बीजी खेर के द्वारा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ प्रकट करना, कथन अथवा कहना होता है। ये हम लोग देख लिए हैं पहले, फिर भी इसको रिवाइज कर लिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ से, चल देखते हैं आगे। अब समझते हैं भाषा होता क्या है। तो मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम के साधन का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। मूल भाषा संस्कृत है तथा जगत जननी भाषा भी संस्कृत को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। अब समझते हैं यहाँ से, देखिए भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता क्या है। तो सबसे पहले भाषा को सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। यह भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी हिंदी की ज्ञाता और भाषाविद जिसको बोला जाता है मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने का सही क्रम, उसके द्वारा भाषा सीखने का क्रम क्या था? तो उसके अनुसार भाषा को पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर लिखना चाहिए और लास्ट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये किसके द्वारा था? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए भाषा मूल संविधान में 14 थे जो बढ़कर 22 हो गए, ठीक है। जब संविधान का निर्माण जब हुआ था उस समय भाषा कितने थे संविधान में? तो टोटल मिलाकर 14 ही भाषा थे, लेकिन उसमें संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद 22 भाषा कुल मिलाकर हो गया। इसीलिए अभी वर्तमान में संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है और ना ही मातृभाषा है। जो हिंदी है वह केवल और केवल राजभाषा के रूप में ही इसे स्वीकृत किया गया है संविधान के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं मातृभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है और राष्ट्रभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मातृभाषा होता क्या है। तो मातृभाषा माँ, परिवार, समाज द्वारा बोली गई जाने वाली भाषा को बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है। किसके द्वारा? तो माँ, परिवार, समाज के द्वारा बोली गई भाषा जो होती है वह मातृभाषा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजभाषा क्या होता है? तो प्रशासन की भाषा, यानी जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती है वह हिंदी में होती है, इसी को बोलते हैं राजभाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा होता क्या है, देखिए देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। यानी कि एक देश में अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है लोगों के द्वारा, उन्हें ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो राष्ट्रभाषा बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके देखते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जो भाषा होती है वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ से, समझिए हिंदी में कुल 5 भाषा और 18 बोलियां होती है जो निम्न है। हिंदी में कुल मिला कितनी भाषा होते हैं? उपभाषा। तो कुल 5 उपभाषा होते हैं और 18 बोलियां होती है, किसमें? तो हिंदी में। चलिए अब समझते हैं कौन सी उपभाषा में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, समझते हैं। तो सबसे पहले है, पहला है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसे कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा,
हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, बुंदेली, कन्नौजिया बोली आती है। किसके अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है हिंदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा पूर्वी हिंदी, है ना। यह हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, दूसरी उपभाषा है। इसके अंतर्गत अवधी, बाहोली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। किसके अंतर्गत? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद है राजस्थानी। ठीक है, तीसरा। इसके अंतर्गत मारवाड़ी जिसे मेवाड़ी भी बोलते हैं, हैराती, मेवाती, मालवी बोलियां आती है। किसके अंतर्गत? तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थानी क्या है? हिंदी भाषा की एक उपभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चौथा क्या है? पहाड़ी। इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती है। किसके अंतर्गत? तो पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, पानी की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा है बिहारी। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी भाषा, मैथिली, मगही बोलियां आती है। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते थे, जितने भी पॉइंट हो सकते थे जो आपके एग्जाम में आएंगे, उन सबों को मैं पढ़ा चुका हूं। यकीन मानिए कि आपको कहीं से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।